नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने स्टार्ट किया था SN1 रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि SN1 रिएक्शन के ऊपर अलग अलग फैक्टर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इट मीन्स क्या सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, क्या सबस्ट्रेट का इफेक्ट होता है, क्या हमारे लिविंग ग्रुप का इफेक्ट होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट होता है। और हमने इसमें सबस्ट्रेट के इफेक्ट में अलग अलग सबस्ट्रेट्स के ऊपर चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें जो SN1 रिएक्शन के रिगार्डिंग बच गई थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इसी के ऊपर उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मिसलिनियस टॉपिक्स आप समझ सकते हैं इन टॉपिक्स को, जो कि SN1 रिएक्शन के लिए मिसलिनियस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए, SN1 रिएक्शन अगर हम किसी हैवी मेटल के प्रेजेंस में करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में? हैवी मेटल के प्रेजेंस में, तो उस केस में जो SN1 का रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि आपका जो हैवी मेटल है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एक्चुअली हैवी मेटल के केस में हम दो लेते हैं, एक तो सिल्वर लेते हैं और एक PB लेते हैं। तो सिल्वर और PB के प्रेजेंस में अगर हम करवाएंगे तो रिएक्शन कैटेलाइज हो जाता है, रेट इंक्रीज हो जाता है। इसका रीज़न बताया जाता है कि मेटल्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और वो वैकेंट ऑर्बिटल्स लोन पेयर को लेने में और लिविंग ग्रुप को बाहर निकलवाने में मदद करते हैं। तो उस बात तो वही है फिर कि जितना बढ़िया से लिविंग ग्रुप या जितना जल्दी निकलेगा, या कोई अगर मदद कर रहा है लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने में, तो वो सब चीज़ें SN1 के रेट को इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि हमारा जो सिल्वर है या PB है वो उसके रेट को थ्रू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन in their vacant orbital, they increase the rate of SN1 reaction, and this type of reaction is known as electrophilic catalysis। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक कैटेलिसिस। तो आप चाहें तो इस बात को लिख लीजिए और फिर हम क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, होता क्या है, ये जो है, इससे अगर हम बनाएंगे तो हमको सीधा रेसमिक मिक्सचर का मिलता है। मतलब अगर हम रिएक्शन करवाएं तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो, बना ही देते हैं। ये जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा COCOCH3 प्लस H और PH CH3, ठीक है। और इसके साथ में दूसरा जो आपका मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, OCOCH3 और इधर लगा दो आप H PH एंड CH3, ये मिल जाता है हमारा। और ये आपका क्या हो गया? रेसमिक मिक्सचर। क्या हो गया? ये हमारा रेसमिक मिक्सचर हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म की तरफ अगर आप बढ़ें तो आपको क्लियरली पता चलेगा। देखिएगा, मैकेनिज्म करके हम दिखाते हैं इसका कि ये रिएक्शन होता कैसे है। सिंपल है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। पीछे हम बहुत सारी मैकेनिज्म बता चुके हैं अब SN1 रिएक्शन के लिए। तो देखो, यहां पर जो सिल्वर है ये है ना Ag, और यहां पर है Br के पास लोन पेयर होगा। तो क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है वो सिल्वर के वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाता है
और इस लोन पेयर के वैकेंट ऑर्बिटल में आने की वजह से जो चीज बन के आती है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आती है। देखो H PH एंड Br Ag कुछ इस तरह से लगता है। देखो ठीक है, और इसको बंद करके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो ये आपका बन गया। अब देखो अगर Ag में मतलब सिल्वर में अपना वैकेंट, सिल्वर के वैकेंट ऑर्बिटल में अगर ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, इट मींस ये इस रिएक्शन को या Br को स्टेबलाइज कर रहा है। तो Br अगर स्टेबलाइज हो रहा है निकल के, तो वो निकलने की उसकी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये फैसिलिटेट कर देता है इस रिएक्शन को, कुछ इस तरह से इसको बाहर कर देता है, और अब जो इससे हमारा बन के आता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखो ये देखो CH3 H एंड PH। PH और ऑर्बिटल इधर रह गया। अब जो यहां पर क्या दे रखा है हमको, CH3 COOH दे रखा है। अब देखो क्या होता है इस केस में, ये जो CH3 COOH हमारे पास है, लिखो इसको CH3 ठीक है, COH एंड CH3। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में देता है। देखो ठीक है, और ये भी इधर से देगा। तो अब एक बात बताओ, कोई स्ट्रिक्ट तो है नहीं कि किसी एक ही डायरेक्शन में देगा। हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं SN1 रिएक्शन में कि SN1 रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है या अटैक हो सकता है। तो मेरा मन करे हम इधर से अटैक करवाएं, मेरा मन करे हम इधर से अटैक कर, मतलब मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा कि इसमें कैसा चाहिए। तो इधर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इस इलेक्ट्रॉन को देने के बाद जो हमारा फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो आपका H+ है माइनस H+ बाहर निकल जाता है, और ये कुछ इस तरह से बन जाता है। देखो CH3 एंड आपका H H हो गया, PH एंड दिस CH3 H PH और OCO CH3 ये बन गया। दूसरा भी बना लो, CH3 और आपका ये जो बनेगा OCO CH3, ठीक है, और साथ में PH और PH प्लस H लगा लो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया इससे, चाहे आप रेसमिक मिक्सचर की बात करें, चाहे आप किसी की भी बात करें। अब देखो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसका नाम आप लिख लीजिएगा जरूर। क्या बताए थे हम आपको? इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस। क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस। कैटालिसिस किसकी वजह से हो रहा है? आपका सिल्वर जो है वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को लेकर लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन कैटेलाइज हो जा रहा है, और इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बात हो गई हमारे इसके। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन में आपको ROH दे रखा है। अब एक बात बताओ, क्या हमारा अल्कोहल या OH जो है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप है या खराब लिविंग ग्रुप है? तो अगर आप इसके बारे में जानकारी लें तो आपको पता चलेगा कि OH एक बहुत खराब लिविंग ग्रुप है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। OH बहुत खराब लिविंग ग्रुप होता है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जब हम SN1 रिएक्शन करवाते हैं, SN1 रिएक्शन, और इस OH को बाहर निकालते हैं, तो ये जो है R+ का फॉर्मेशन नहीं होता है। बात समझ रहे हैं आप? मतलब OH को निकालकर यहां पर कार्बोकैटायन बनाने की संभावना बहुत ही कम है, जो कि नहीं हो पाएगा। इसलिए कारण इसका OH हमारा बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और चूंकि OH पुअर लिविंग ग्रुप है इसलिए निकलना नहीं चाहेगा इजीली। जब तक कोई इसको निकालने के लिए, मतलब OH को जब तक कोई गुड लिविंग ग्रुप में चेंज ना कर दे, समझ रहे हैं आप? OH को जब तक कोई गुड लिविंग ग्रुप में चेंज ना कर दे तब तक OH बाहर निकलना नहीं चाहेगा, और इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसी ROH के साथ या अल्कोहल के साथ हम एसिड ले लें, एसिड कैटेलाइज्ड कर दें, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करें उस रिएक्शन को, तो वो हो जाता है। कारण क्या है इसका? ये जो आप ROH ले रखे हैं, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर ट्रांसफर हो जाता है, और इसकी वजह से ये OH2 बन जाता है। क्या बन जाता है? कुछ इस तरह से आ जाता है, ROH2। अब ये OH2 मतलब H2O, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसको निकलना, मतलब ये इजीली निकल पाएगा। तो ये निकल जाता है और ये R+ बन जाता है। तो एसिड के प्रेजेंस में अगर हम करवाएंगे तो SN1 का रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसी में एक अगला क्वेश्चन है। अगला जो है हमारा वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप एक कायरल अल्कोहल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कायरल अल्कोहल। और अगर आप कायरल अल्कोहल लेते हैं तो उसका अगर आप एक्वस एसिड के साथ, H3O दे रखा है ना, एक्वस एसिड के साथ अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो आपका कायरल अल्कोहल अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है और रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाना चाहें तो एक R बना लीजिए, एक S बना लीजिए, बन जाएगा। बस हम थोड़ा सा मैकेनिज्म करके दिखाते हैं इसका। देखो मैकेनिज्म करने की भी जरूरत नहीं है, जो हम पीछे ये रिएक्शन करवाए थे ना, सेम सा रिएक्शन है। हो क्या रहा है इसमें, आपका जो H3O है, इसका जो H+ है वो यहां पर आ गया H+, और ये ठीक है। अब ये तो बाहर निकल गया, तो हमारा जो इंटरमीडिएट बन के आया कार्बोकैटायन, वो कुछ इस तरह से बन के आया, C2H5 एंड दिस CH3, ठीक है। और बना दो, कार्बोकैटायन बना दो, ये बन गया। अब इस पे फिर बात वही आ गई। पहले तो ठीक है, पहले ये था हमारा क्या कहते हैं उसको, कायरल। लेकिन अब अगर हम इस पे OH लगाएं तो ये OH इधर से भी लग सकता है और ये OH इधर से भी लग सकता है। अगर OH दोनों डायरेक्शन से लग रहा है और OH के लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी डायरेक्शन से, तो क्या ये रिएक्शन आपका रेसमिक मिक्सचर प्रोड्यूस नहीं करेगा? तो इसलिए
अगर आप कोई कायरल अल्कोहल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, तो वो आपका जो प्रोडक्ट देता है वो आपका रेसमिक मिक्सचर देता है, और उस कंपाउंड की ऑप्टिकल सेम कंपाउंड बन के आता है। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि जो आपके पास यहां है OH, वही OH निकलता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक्वस एसिड के साथ इसी को ट्रीट कर दें तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है और रेसमिक मिक्सचर का प्रोडक्शन हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला जो आपका है CMe3, मतलब ईथर ले रखा है। ईथर को ट्रीट किया है किसके प्रेजेंस में? ईथर का ट्रीटमेंट करवाए हैं हम आपके एसिड के प्रेजेंस में। कुछ नहीं है, सिंपल है। ये जो आपका O है, HBr दे रखा है ना, क्या करता है ये आपका HBr जो है, ये मतलब H जो है वो प्रोटोनेट कर देता है इसको। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। देखो Me3, देखो अभी क्या है, ये OMe है। OMe वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर हम OMe के साथ H लगा दें तो MeOH बन जाएगा, और MeOH वेरी गुड लिविंग ग्रुप। एसिड दे रखा है, एसिड का काम क्या होता है? प्रोटोनेट करने का होता है। दे रखा है O, प्रोटोनेट कर दो, बात खत्म है। Me3COH, ठीक है, और Me ये दे रखा है, प्रोटोनेट कर दिए इसको। अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, और गुड लिविंग ग्रुप बनते ही ये आपका कुछ इस तरह से आ जाता है। Me3C प्लस प्लस MeOH, ठीक है, ये बन गया। अब Me3C जो है ये Br के साथ, यहां से जो HBr का Br माइनस बच गया, ये Br माइनस इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और आपका प्रोडक्ट फाइनली Me3CBr, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई जो कि आपके SN1 रिएक्शन से रिलेटेड बची हुई थी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। और मिसलिनियस के जो पार्ट्स थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए, मतलब कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस। मिसलिनियस मींस SN1 से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, जिसमें कुछ अलग चीजें हैं SN1 के साथ साथ, या कुछ स्पेशल चीजें, तो उसको मैंने बता दिया। आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन में हम करेंगे, बाकी इसको नोट करो। एक पार्ट जो और बचा हुआ है आपके SN1 रिएक्शन से रिलेटेड, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पार्ट क्या है? SN1 रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए जो हमारा की पॉइंट है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो अब किसी भी तरह से अगर कार्बोकैटायन जो कि बना हुआ है वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, तो वो सारे पैंतरे लगाएगा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और इन्हीं पैंतरों में से एक पैंतरा होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। हेडिंग दीजिएगा, हमारा जो टॉपिक है अभी, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। हेडिंग दीजिएगा। देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के बेसिस से हम आपको बताते हैं। देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH CH CH3 एंड दिस CH हैज 1 Br, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मतलब हमको इस पे करवाना क्या है, इसके ऊपर हमको SN1 और SN2 रिएक्शन करवाना है। क्या? SN1
और SN2। देखिए हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसमें होना चाहिए वो ये आना चाहिए। इस रिएक्शन के लिए हमारा जो रिजल्ट जो हम सोच रखे हैं वो ये होना चाहिए। मान लो वाटर ले रखे हैं हम एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो हमारा रिजल्ट हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमको रिजल्ट मिलता है तो SN2 का रिजल्ट तो यही होता है, लेकिन SN1 का रिजल्ट ये नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई SN1 रिएक्शन में हो क्या गया कि ये रिजल्ट नहीं मिला। तो जब उसके एक्सप्लेनेशन में जाया जाता है तो पता चलता है कि SN1 रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट देता है, जिसकी वजह से उसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इसलिए वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके अपना प्रोडक्ट देता है। बात समझ रहे हैं आप? तो देखिएगा SN1 का इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो अगर आप इसका कार्बोकेटायन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, ये देखो H को यहां लगा दो, CH3 का होल ट्वाइस H, CH और यहां कार्बोकेटायन और CH3। देख पा रहे हैं आप? इसको देख पा रहे हैं? अब देखो क्या होता है इसमें कि ये जो कार्बोकेटायन है ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस हाइड्रोजन के साथ या इस हाइड्राइड के साथ एक्सचेंज कर लेता है, बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों? यहां पर कौन सा डिग्री है और आगे जो बनेगा वो कौन सा डिग्री बनेगा कार्बोकेटायन का? यहां पर सेकेंडरी है। और अगला जब हम इसको शिफ्ट करवाते हैं तो ये जो बन के आता है ये कुछ इस तरह से बनता है। देखो CH3 का होल ट्वाइस, दिस वन इज कार्बोकेटायन एंड दिस वन इज CH2 CH3। देख पा रहे हैं आप? ये कुछ इस तरह से बन गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है, लगा दो H2O। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस COH एंड CH2 CH3। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन के आता है SN1 रिएक्शन के थ्रू। तो अब देखिए इसमें होता क्या है। बेसिकली कुछ नहीं, कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक हाइड्रोजन को शिफ्ट, एक हाइड्राइड को H- को शिफ्ट करवा ले रहा है और इसलिए हम इसका जो नाम देते हैं इसका नाम होता है हमारा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसका जो नाम होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये आपका SN1 का प्रोडक्ट आता है और ये आपके SN2 का प्रोडक्ट आता है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम जरा सा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको रब कर देता हूं। देखो सेकेंड वाले में जो दे रखा है हमको वो क्या है, ध्यान से देखें आप सेकेंड वाले को तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कुछ नहीं किया है। यहां जो CH3 ले रखा है इसमें बस इसको 3 कर दिया और जैसे ही ये 3 होगा इसका ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ब्रोमीन आपको यहां पर दे रखा है। तो इसके भी SN2 का प्रोडक्ट और SN1 का प्रोडक्ट आपको एक्सपेक्टेड होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो होगा
वो कुछ इस तरह से आएगा, देखो CH3 होल 3 C CH CH3 एंड दिस वन इज OH। लेकिन इसके भी SN1 का जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ अलग आता है। देखिए कारण वही है आपका रीअरेंजमेंट। करवाओ, देखो अब हम सीधा यहां पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे। CH3 का होल 2 C CH3 CH CH3, यहां पर जो Br लगा हुआ था उसके बदले कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो पिछले वाले में हम क्या करवाए थे, इस जगह पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था या हाइड्राइड प्रेजेंट था तो हाइड्राइड को शिफ्ट करवा दिए। अब यहां पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, तो मिथाइल को शिफ्ट करवा दो। तो ये मिथाइल जो है CH3 वो यहां आ जाता है और ये भी एक टाइप का रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो अब कार्बोकेटाइन बन के आता है, ये देखो ये ऑब्वियस सी बात है ये लेस स्टेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां ये सेकेंडरी है और अगर ये यहां शिफ्ट हो जाता है तो ये टर्सरी हो जाएगा, तो इस वजह से ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो टर्सरी हो गया। CH, ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन, इसलिए ये मोर स्टेबल हो जाएगा। और मोर स्टेबल होने की वजह से अब जो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। CH3 का होल ट्वाइस C और यहां पर आपका क्या लग जाएगा OH एंड दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज CH3। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट इसके थ्रू भी बन गया। बात वही है, पिछले वाले में हम नाम क्या दिए थे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस वाले का जो नाम होता है ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, क्योंकि यहां पर मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। देखो नाम चेंज कर दो इसका। ऊपर जो हम डेफिनेशन भी लिखाए थे उसमें भी हम यही बताए थे कि या तो हाइड्राइड से शिफ्टिंग होगा या फिर मिथाइल से शिफ्टिंग होगा, और इस तरह से आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये दो बातें हो गई। अब तीसरा आपका क्या दे रखा है, तीसरा जो आपका है वो ये दे रखा है। देखो इस पे भी थोड़ा काम करते हैं। देखो अब हम SN2 का प्रोडक्ट बना के आपको नहीं दिखाएंगे, वो आपको पता है, आपको पता चल गया ये बात कि जहां पर कहीं पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी वहां SN1 रिएक्शन करवाने में हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो हम सीधा आपको SN1 करवा के दिखाते हैं। क्या दे रखा है, CH3 का होल 3 C CH2, ये देखो ये दे रखा है यहां पर CH2 Br। इसका नाम होता है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, पता होगा आपको। तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से बन के आता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अभी तक जो काम हम किए थे उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारा जो कार्बोकेटाइन प्रॉब्लम नहीं, अभी तक का जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें जो चीजें हो रही थी, कार्बोकेटाइन बन रहा था और कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होता था उस क्वेश्चंस में। लेकिन इस जगह पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन का बनना रीअरेंजमेंट के साथ ही होता है। मतलब लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना और आपका रीअरेंजमेंट दोनों सिंगल स्टेप में होता है। इसका कारण यह होता है कि आपका जो पहले वाला कार्बोकेटाइन है वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि उसका बनना ही पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ रहे हैं, करके देखिए। देखो हो क्या रहा है इसमें, CH3 का होल ट्वाइस C CH3 और CH2 Br।
यहां पर पहले आप क्या करते थे, Br को बाहर निकाल के CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते थे, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये Br जिस स्टेप में बाहर जाएगा ये CH3 ठीक उसी स्टेप में यहां शिफ्ट होगा, तो हमारा जो कार्बोकेटायन बन के आएगा वो ये बन के आएगा CH3 ठीक है, और कार्बोकेटायन हमारा ये बनेगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज आएगा ही नहीं कभी। तो अब ये कार्बोकेटायन बन गया, इसके ऊपर फिर ले लो आप OH, मतलब H2O ले लो, तो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका CH3 का होल 2 COH CH मतलब CH2 CH3 होगा, यहां भी कर लो, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, आपके नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की। और यहां पर भी शिफ्ट तो मिथाइल शिफ्ट ही हो रहा है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये बहुत स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट होता है, ये दूसरों की तरह नहीं चलता है जैसे कि आप पीछे पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका एक स्पेशल नाम भी होता है नियोपेंटाइल टाइप रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको, नियोपेंटाइल टाइप रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब देखो यहां पर नियोपेंटाइल अल्कोहल दे रखा है आपको और इसके साथ HCl दे रखा है, तो जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट बन के आता है आपका क्या बनता है वो आप चेक कीजिएगा कि इसमें क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट आप बनाकर लाइएगा और चेक करवाइएगा हमसे। और साथ ही साथ हम 3 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं और ये 2 क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर जिसमें आपको ये दे रखा है, ये दोनों आप कैसे करवाएंगे ये हमको आप करके दिखाइएगा, और फिर इसके ऊपर अगर नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।